हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है और इस श्रृंखला का यह तीसरा टेस्ट सीरीज है जिसमें हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के उपबंध की जो बात की गई है, या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है आपातकाल की व्यवस्था की गई है, आपको बताना है। भाग 15, 16, 17 या फिर 18। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाग 18 में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। भाग 15 की अगर हम बात करें, इसमें निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध है वो आपको देखने को मिलेंगे। भाग 16, इसमें जो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया, उसको उनको जो विशेष संरक्षण दिया गया है उसकी बात की गई है भाग 16 में। और भाग 17 जो है इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण या फिर युद्ध, उपयुक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा होती है? आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या फिर युद्ध। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, अगर ये कंडीशन होते हैं तो आपके जो आपातकाल की व्यवस्था है या फिर उद्घोषणा है वो की जा सकती है अनुच्छेद 352 के तहत। पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की व्यवस्था होती थी, या कह सकते हैं कि आपातकाल की घोषणा की जाती थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो आंतरिक अशांति के आधार पर वर्तमान समय में आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी, सी और ये डी है। चल लिखा है, ठीक है, डी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 51 या फिर 56। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि भारत या इसके किसी भाग में, मतलब किसी क्षेत्र में आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो की जा सकती है अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है या फिर संविधान के उपबंधों के अनुसार वहाँ पे अगर कार्य नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पे संविधान का उल्लंघन हुआ है तो। ठीक, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है तो फिर वो जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा, फिर राष्ट्रपति को ही अगर ऐसा लगता है कि उस वहाँ की जो सरकार है संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल है तो फिर वहाँ आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और ये प्रावधान जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर शंकर दयाल शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। इनके राष्ट्रपतित्व काल में जो 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह जो उद्घोषणा है, या कह सकते हैं कि यह जो अनुमोदन है 30 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 30 दिन या फिर 1 महीना, जो भी मान लीजिए, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद की दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पाश्चात्यवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए पहला गलत की अगर हम बात करें तो लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वह आपातकाल की उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकती है। इसमें जो है संसद की बात नहीं की गई है। ठीक है, इसमें राज्यसभा का कोई भी जो कह सकते हैं कि नेतृत्व या फिर उसमें इसकी कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक है, यह लोकसभा का एक तरफा कार्य है कि अगर लोकसभा चाहे तो आपातकाल की उद्घोषणा को वापस ले सकती है। ठीक है, और बाकी राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि आपातकाल को अब समाप्त कर देना चाहिए तो राष्ट्रपति भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीत से पालन करे। संसद राजसूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, जब आपातकाल प्रवर्तन में रहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसका जो विस्तार है यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति को निर्देश देने के तहत हो सकता है। मतलब संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति को निर्देश दे सकती है। उसके साथ साथ संसद की जो विधायी शक्ति है इसका विस्तार राज्य की किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए किया जा सकता है। और अगर संसद द्वारा बनाई गई विधि आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक इसे अनुमोदन नहीं मिलता है तो फिर आपातकाल को क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपातकाल की जो उद्घोषणा है कितने समय तक लागू रहती है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने तक। एक बार आपातकाल की उद्घोषणा होने पर 6 महीने तक यह लागू हो सकती है। ठीक है, और 6 महीने के अंतराल पर इसे अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। ठीक, जैसे जो आपातकाल है अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल की घोषणा की जाती है यह अनिश्चित काल तक लागू हो सकती है 6 महीने के अनुमोदन के बाद। और लेकिन जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत यह अधिकतम 3 वर्षों तक ही लागू रहता है। ठीक, स्टार्टिंग में 1 वर्ष तक लागू रहेगा। 1 वर्ष के बाद अगर जो राष्ट्रपति शासन है इसको 1 वर्ष के बाद भी अगर लागू करना है तो इसमें दो कंडीशन देखे जाते हैं, फिर से 2 क्राइटेरिया जो है जिसे फुलफिल होना अनिवार्य है। एक ये, या तो उस समय भारत के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल लागू हो। दूसरा ये है कि निर्वाचन आयोग उस क्षेत्र में या फिर जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है वहाँ पर चुनाव कराने में असक्षम हो, तब यह जो है 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष के लिए। इससे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में नहीं लगाया जा सकता। जब भी आपको पता है कि एक कल या परसों कि शायद कल जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो चुका है, वहाँ के जो सीएम हैं उनके क्या कहते हैं कि इस्तीफा देने के बाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने तक। ठीक, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 358 में यह प्रावधान किया गया है कि जिस भी क्षेत्र में अगर आपातकाल लागू होता है तो वहाँ के नागरिकों का जो मूल अधिकार है, किसमें? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिया गया है वह स्वतः ही निलंबित हो जाएगा जैसे ही आपातकाल लागू होगा। ठीक है, वैसे ही जो अनुच्छेद 358 है तुरंत मतलब एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है वह आपके निलंबित हो जाएंगे। लेकिन और अनुच्छेद 359 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो मूल अधिकार, अन्य जो मूल अधिकार हैं इनके निलंबन की भी आवश्यकता है तो यह जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं इनको छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन में अगर आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 358 के तहत जो अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। 359 के तहत अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो अन्य मूल अधिकार हैं इनके निलंबन की भी आवश्यकता है तो यह जो है इसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होंगे, याद रखिएगा। और ये भी जो निलंबन होता है जो मूल अधिकारों का वह बाह्य आक्रमण या फिर जो युद्ध होता है उसी आधार पर अगर आपातकाल लागू होता है तो मूल अधिकारों का निलंबन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा प्रयोग की जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्रपति संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेगा, यह गलत है। जो उच्च न्यायालय की शक्ति है जिस राज्य में
यह लागू हुआ है राष्ट्रपति शासन। उस उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वह बरकरार रहेगी और उसी तरह कार्य करती रहेगी जैसे पहले कार्य करती थी। तो उच्च न्यायालय का जो अधिकार है इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल की शक्ति है इसका ही प्रयोग केवल संसद करती है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी ऊपर बताया गया है। ठीक है, 3 वर्षों के लिए अधिकतम लागू होगी। स्टार्टिंग में 1 वर्ष के लागू होगी, उसके बाद अगर इसे और आगे बढ़ाना है तो 2 वर्ष के लिए इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? उस समय भारत के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल लागू हो और दूसरा ये कि चुनाव आयोग उस क्षेत्र में या उस राज्य में चुनाव कराने में असमर्थ हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में अधिकतम वो भी 3 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब तक, कितनी बार, अब तक जो है कितनी बार की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 1 बार भी नहीं? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है और अभी तक भारत में 1 बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, ताराकुंडे समिति या फिर पुच्छी आयोग? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है, कौन क्या पूछा कि कौन समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जो आपका ताराकुंडे समिति है इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं, बाकी राजमन्नार तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र संबंधों पे सुझाव देने के लिए 1983 में। ठीक, पूछी आयोग का गठन किया गया था 2006 में केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए। बाकी जो ताराकुंडे समिति है इसका जो संबंध है मुख्य रूप से चुनाव सुधार से संबंधित है ताराकुंडे समिति। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने अनुशंसा किया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए? विकट चिलैया समिति, सरकारी आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव या फिर राजमन्नार आयोग? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकट चिलैया समिति। विकट चिलैया समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। ठीक है, और यह जो समिति बनेगी उसमें प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे और राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और इनके द्वारा जिस व्यक्ति को चुना जाएगा वह जो है उस राज्य में राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और आनंदपुर साहिब की बात करें तो पंजाब सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। सरकारी आयोग का गठन सरकार ने स्वयं किया था। ठीक है, राजमन्नार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, पी.के. थुंगन समिति, अशोक मेहता या फिर डॉक्टर पी.वी.के. राव? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1957 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1992 या फिर 20 अप्रैल 1993? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, और इसे जो है राजस्थान के नागौर से लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसी ग्राम की निर्वाचन नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण व मूल्यांकन करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को के जो सामूहिक रूप हैं या फिर जो लोग जिनका नाम उस गांव के निर्वाचक सूची में शामिल है उनसे मिल करके ग्राम सभा का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी अगर हम देखें अनुच्छेद 20 अनुच्छेद जो आपका 4C है, इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा गांव स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करता है। उसके साथ साथ ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था होती है और ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करता है। ठीक है, कौन करता है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का। ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करता है, न कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प गलत है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। यह आपका गलत है। देखिए संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और यह जो आयोग है या पंचायत हो गए नगर पालिका हो गए इनके सभी कार्यों को क्या करता है, निष्पादित करता है। जैसे कि निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण करना, उसके साथ साथ इसका नियंत्रण की शक्ति भी इन्हीं के पास होती है। लेकिन पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है वह राज्य विधानमंडल के पास होता है और पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है वह राज्य निर्वाचन आयोग के पास नहीं होता है, राज्य विधानमंडल के पास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी। गठन के बाद 5 साल, 6 माह तक, शेष अवधि तक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेष अवधि तक। शेष अवधि तक करेगा, लेकिन इसमें भी 2 क्राइटेरिया हैं। जैसे मान लीजिए किसी नगर पालिका का समय से पूर्व विघटन किया जाता है और बाकी जो शेष समय बचा है वह 6 महीने से कम है। अगर 6 महीने से कम है तो नया जो चुनाव होगा वह 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक, लेकिन अगर यह समय जो है जो शेष समय बचा वो 6 महीने से अधिक है तब नया जो गठन होगा, नया जो चुनाव होगा या जो कार्य करेगा शेष अवधि के लिए होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर 6 महीने से कम है तो 5 वर्ष के लिए होगा और 6 महीने से अधिक है तो शेष अवधि के लिए होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित पदों का जो है आरक्षण किया गया है। 50%, 33, 27 या फिर 20। कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 33% आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसका उल्लेख किया गया। 33% आरक्षण की बात की गई, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि न्यूनतम आरक्षण 33% सभी राज्यों में होना चाहिए, बाकी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। जैसे बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण है वो 50% उससे अधिक दिया गया है। इसका एग्जाम्पल एक आपका बिहार है। बिहार में जो आरक्षण है वो 50% महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया। ठीक है, बाकी अन्य कौन से ऐसे 2 राज्य हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जहाँ पे पंचायत में महिलाओं को जो आरक्षण है वह 50% दिया गया है। ठीक, बाकी न्यूनतम जो है 33% आरक्षण की बात 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक पंचायत के भंग होने के कितने महीने के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 1 महीने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर नया चुनाव संपन्न कराया जाता है। ठीक है, अगर किसी पंचायत का क्या किया जाता है, उसको भंग किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम जो अधिकारी है या फिर सक्षम जो मंत्रालय वो कौन है। राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर गृह मंत्री करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। 18 विषय, 28, 12 या फिर 11। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 विषय का उल्लेख किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कहाँ पे। कोलकाता में, मद्रास में, पटना में या फिर अजमेर में। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। और इसका स्थापना कब किया गया था। इसका जो स्थापना है वो किया गया था 1687 में ही कर दिया गया था। ठीक है, और यह जो है भारत में पहला नगर निगम था जिसका स्थापना किया गया था 1687 में ही। ठीक, इसके बाद आगे जो है 1726 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता यहाँ पर भी नगर निगम की स्थापना की जाती है। ठीक, कब की जाती है, 1726 में। ठीक है, 1726 में मुंबई और कोलकाता में। बाकी सबसे पहले मद्रास में हुआ था 1687 में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया था? 96वां संविधान संशोधन, 97वां, 98वां या फिर 99वां? किसके माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 97वां संविधान संशोधन, और यह किया गया था 2011 में। ठीक है, और संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया था और इसी के अंतर्गत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, और इसको जो रखा गया है वह अगर मूल अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 में, 19 सब क्लॉज फर्स्ट सी में रखा गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा की, किसने समिति ने अनुशंसा किया था कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए? गाडगिल समिति, राजमन्नार समिति, पीके थुंगन या फिर लक्ष्मी मल सिंघवी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीके थुंगन समिति। ठीक है, पीके थुंगन समिति द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी कि सभी राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना चाहिए और पीके थुंगन समिति का जो गठन किया गया था यह 1988 में किया गया था। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग सहकारी समिति से संबंधित है? भाग 9 ख, 14 का, 15 या फिर 19? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाग 9 ख। ठीक है, ऑप्शन ए। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? विधानसभा का चुनाव संपन्न कराना, विधान परिषद का चुनाव संपन्न कराना, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का जो चुनाव है संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। बाकी विधानसभा, विधान परिषद इसकी चुनाव कौन कराता है? जो आपका केंद्र का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा कराया जाता है। बाकी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास, ऑप्शन सी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 1950, 14 नवंबर 1951, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 26 जनवरी 1956? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही है। राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर जोगेंद्र मंडल? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, ए और बी दोनों या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी राज्यों में जो न्यायालय का गठन किया जाता है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों की यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले की संख्या सबसे अधिक है? स्पेशल लीव पिटीशन, जनहित याचिका, पुनर्विचार याचिका या फिर रीट याचिका? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उसमें सबसे अधिक मामले जो है वो स्पेशल लीव पिटीशन की हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 131 में। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापतित्व होना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 127 में किया गया। अनुच्छेद 131 में क्या है? अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करता है? राज्य के महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से ऐसा किया जाता है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है इसमें जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इसका स्थानांतरण करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 222 में किया गया। ठीक, आर्टिकल 222 में। सही आंसर जो है वो भी हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? प्रिवी काउंसिल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिवी काउंसिल, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह जब तक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हुई थी तब तक अपील करने की जो महत्वपूर्ण संस्था थी, सर्वोच्च संस्था थी, वह प्रिवी काउंसिल थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। देखिए, राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी अगर अनुपस्थित हो, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वरीयता क्रम के आधार पर उसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना, विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप न करना, न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना। कौन सा विकल्प इसका सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, कोर्ट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो मतलब है या इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2, 3, 4 सही, पहला गलत है। पहले में क्या कहा है, स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी स्वेच्छाचारिता और उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, सभी के पास जो उत्तरदायित्व है किसके प्रति होती है, सबका जो उत्तरदायित्व है वह भारत की जनता के प्रति होता है। ठीक है, भारत की जनता के प्रति सबका उत्तरदायित्व होता है। अंततः सभी लोग जो कार्य करते हैं वह जनता की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा भी होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका जो उत्तरदायित्व है वो भारत की जनता के प्रति होता है। ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट मनचाहा कार्य करेगा। ठीक है, और इसके पीछे इसका जो है कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी जो तीनों विकल्प है वो आपके सही हैं। 2, 3, 4 सही हो जाएंगे, पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो शामिल क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी और रीट संबंधी। कौन सा विकल्प इसका सही है। और इसे जो है कोर्ट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, उसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की हम बात करें, इसका जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 131 में किया गया। ठीक, अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख यह जो है देखिए अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136 में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख है अनुच्छेद 143 में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 129 में। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, तो यह सभी जो अनुच्छेद हैं वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। एम हिदायतुल्ला, एस आनंद, एस अहमदी या फिर पी एन भगवती। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी एन भगवती। इन्हीं के द्वारा जनहित याचिका या PIL की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या फिर कम से कम 7 वर्ष तक उसे अधिवक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानसपुत्र की संज्ञा दी जाती है। भारत में जो मोबाइल कोर्ट है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, PN भगवती, APJ अब्दुल कलाम, M हिदायतुल्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम के समय में मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत सभी गाँव में जो कुछ न्यायाधीश हैं, मतलब जो जिला स्तर के न्यायाधीश होते थे, जो ग्रामीण स्तर के जो विवाद होते थे उनको सुलझाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित न्यायालय और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत विकल्प की पहचान कीजिए। कोलकाता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप का अधिकार क्षेत्र है। मुंबई हाई कोर्ट में की अधिकारिता में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आता है।
और आंध्र प्रदेश की अधिकारिता में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा का आता है, कर्नाटक वाला नहीं आता है। कर्नाटक के लिए एक अलग हाई कोर्ट है, इसका अपना अलग। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का जो अधिकारिता है वह कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। केरल और लक्षद्वीप वाला जो है वह केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र और गोवा का मुंबई हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत विकल्प की पहचान कीजिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, एक या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसमें से कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका है, जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हाई कोर्ट की हम बात करें, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 216 इसमें कहा गया है कि उसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वहाँ नियुक्त हो सकते हैं जो भारत का नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, या फिर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो यह जो न्यायिक सेवा दिया गया है कि 7 वर्ष तक न्यायिक सेवा कर चुका हो, यह गलत है, कम से कम 10 वर्ष तक करना चाहिए। ठीक है, तो भी गलत हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी? 14वां संविधान संशोधन, 15वां, 14वां या फिर 15वां? ठीक है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 में हुआ था। इसी में प्रावधान किया गया था कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनके जो रिटायरमेंट की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह स्टार्टिंग में क्या थी, 60 वर्ष थी, इसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 215, 216, 127 या फिर 129? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 215 में। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? देखिए अभिलेख न्यायालय का मतलब जो होता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है किसी मामले से संबंधित, ठीक, और उसमें निर्णय अगर आ जाता है, फिर सेम टू सेम 1 वर्ष 2 वर्ष या फिर 2-4 वर्षों के बाद वह उसी मतलब निर्णय जो है उसी कंडीशन में लेना हो और मामला जो है उसी प्रकार का हो, तो उसमें जो हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह उसको नज़ीर के रूप में उसी आधार पे लिया जाएगा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अपना दूसरा निर्णय सुनाया था और हाई कोर्ट ने दूसरा तर्क दे करके दूसरा निर्णय सुनाया हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस सेम टू सेम मामले से रिलेटेड निर्णय दिया हो तो इसी को क्राइटेरिया के रूप में मतलब अपनाना होगा और हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा वह उसी को आधार बनाकर सुनाया जाएगा। ठीक है, और हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वह जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वह उसके लिए या अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसका जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 215 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के होते हैं या इनके द्वारा किए जाते हैं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कार्य जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर संसद? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है संसद के आदेश पर, राज्यसभा के प्रस्ताव पर, राज्यपाल के अनुरोध पर या फिर कभी नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अगर राज्यपाल ऐसा अनुरोध करता है तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य को सलाह दे सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है जो यूपीपीएससी होता है उनको सलाह देने के लिए, यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना जाता है? मेरिट पद्धति का प्रहरी किसे माना जाता है? संसद को,
सर्वोच्च न्यायालय को, संघ लोक सेवा आयोग को या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ लोक सेवा आयोग को मेरिट पद्धति का प्रहरी माना जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों को निम्न में से कौन हटाता है? नियुक्ति नहीं, हटाने की बात कर रहा है। ठीक है, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि अगर इसमें नियुक्ति के लिए पूछ ले तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। लेकिन अगर इनके हटाने का मामला हो तो हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नियुक्ति के बाद राज्यपाल की शक्ति यहाँ समाप्त हो जाती है। ठीक है, और हटाया राष्ट्रपति द्वारा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, इसका उल्लेख 280 में है और यह एक अर्ध न्यायिक संस्था, यह भी सही है। लेकिन इसका जो गठन किया जाता है यह संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। समय समय पर वित्त आयोग का गठन कराया जाता है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे? केसी नियोगी, के संथानम, पीवी राजमन्नार या फिर सी रंगराजन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? 1951 में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया था? 86वां, 89वां, 92वां या फिर 97वां? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 89वां संविधान संशोधन द्वारा जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका गठन किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसको अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले 65वां संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो है 65वां संविधान संशोधन किया गया 1990 में। ठीक, और उसके बाद जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338। लेकिन आगे चल करके फिर इसमें 89वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, और इसमें प्रावधान ये किया गया कि अनुसूचित जाति के लिए अलग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग जो है राष्ट्रीय आयोग है इनकी स्थापना की जाएगी। और इसके बाद जो है एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 ए। ठीक है, और 338 में जो अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है, एससी से रिलेटेड इसका गठन किया गया। और जो अनुच्छेद 338 है ए है, इसमें एसटी जो कम्युनिटी है अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए एक आयोग बनाया गया, इसका गठन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 65वां संविधान संशोधन द्वारा इन दोनों के लिए एक ही आयोग बनाया गया था। और उसके बाद आगे चल करके एक दूसरा संविधान संशोधन होता है 89 में। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन किया जाता है मतलब 2003 में, और इसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाता है। ठीक है, तो 338 और 338 ए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसको देता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर लोक लेखा समिति? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाता है। ठीक है, दोनों सदनों के सम्मुख रखवाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए होता है, नियत होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका कार्यकाल 5 वर्ष नियत होता है। यह गलत है। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी के कार्यों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, तो इसके जो कोई नियमित कार्य है या फिर से जो टेन्योर है, इसके टेन्योर का कोई उल्लेख नहीं किया गया, कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में देखिए, यह एक संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है या फिर इनमें से कोई नहीं? नीति आयोग एक ऐसी संस्था है, देखिए नीति आयोग की अगर हम बात करें, नीति आयोग जो है वो आपकी एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और नीति आयोग का जो गठन किया गया था 2014 में। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। यह मूल अधिकार में, मूल संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। मूल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका मूल संविधान में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा?
इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव या फिर अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 60 वर्ष, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, केंद्रीय जो सूचना आयोग है इसका स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 2005 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का गठन कब हुआ था? 1964, 1976, 1993 या फिर 1999। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें देखिए पहले जो सीबीसी है इसके गठन की बात पूछता था कि कब हुआ था। अभी क्या है कि पूछता है कि इसका गठन जो किया गया था किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो वे भी याद रखिएगा, के संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया? 6 से 11, 6 से 12, 5 से 12 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो नागरिकता का उल्लेख है किस से लेकर के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नागरिकता का जो उल्लेख है वह भाग दो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, विधि के समक्ष समता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। यह मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत और अमेरिका दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है यह बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं। भारत और अमेरिका दोनों संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, बात बिल्कुल सही है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बात भी सही है। ठीक है, देखिए जैसे भारत में आप किसी भी राज्य के नागरिक हो, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी राज्य में निवास करते हो कि आप जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे। जबकि अमेरिका में क्या है, अगर आप जो है अमेरिका का नागरिक जिस राज्य का नागरिक होता है वो वहाँ का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी नागरिक होता है, तो इसी के पास दोहरी नागरिकता होती है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 26 से 28। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है सॉरी, यह 26 से 28 नहीं बल्कि 25 से 28 में है। ठीक है, 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 25 जिसमें अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है, उसका आचरण और प्रचार करने की, मतलब कह सकते हैं कि अनुच्छेद 25 जो है यह धर्म को मानने की व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता देती है। ठीक है, और अनुच्छेद 26 जो है यह समुदाय मतलब धार्मिक जो संस्थाएं होते हैं उनके धर्म की रक्षा करने, उसकी अभिवृद्धि करने से संबंधित है। और 27 क्या कहता है? 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय, मतलब जिसका मतलब क्या है कि राज्य द्वारा जो है किसी एक धर्म के विकास के लिए, किसी एक धर्म की वृद्धि के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। अगर कर लगाया जा रहा है तो सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा और समान रूप से सभी धर्मों को धन का वितरण किया जाएगा। ठीक है, जो वर्तमान समय में शायद नहीं हो रहा है। ठीक, और अनुच्छेद 28 इसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रीट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इससे अगर बात करें तो परमादेश रीट के अंतर्गत न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में जो पूछताछ है वो करता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में
धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी न्यास द्वारा की गई हो। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, राजनीति से पूर्णतः वित्त पोषित, राजनीति द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? किसमें जो है धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजनीति से पूर्णतः वित्त पोषित जो शिक्षा संस्थान होते हैं इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ। अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही। अनुच्छेद 33 या मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू नहीं हो। जैसे जो सशस्त्र बल के सैन्य बल के जो सदस्य होते हैं, जैसे जो सैनिक होते हैं उनके मूल अधिकार उनको प्राप्त नहीं, जैसे जो आम आदमी को मूल अधिकार प्राप्त हैं जितने भी, ठीक है, सोशल मीडिया पे आकर के जो चाहे वो करना, ऐसे उनको प्राप्त नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसा थोड़ी है कि वो जो कार्य कर रहे हैं जहाँ पे वो पोस्टेड हैं उससे रिलेटेड जो गुप्त जानकारियाँ हों आकर के शेयर करने लगे तो ये उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, बाकी वो अनुच्छेद 34 में प्रावधान क्या किया गया है? अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया कि जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू होगा, ठीक है, भारत के जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू होगा वहाँ पर मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? निलंबन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 जो है वह सैन्य जो अधिकारी होते हैं या फिर उसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके मौलिक अधिकारों को क्या करता है? निलंबित करता है। और अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि जिन क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होगा वहाँ पे मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की जो व्यवस्था की गई थी किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ, अनुच्छेद 19 फर्स्ट अड़, या 19 फर्स्ट छ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट और च में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत यह एक मौलिक अधिकार था जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और वर्तमान समय में यह क्या है? वर्तमान समय में यह एक विधिक अधिकार कह सकते हैं, कानूनी अधिकार कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, और इस समय इसके लिए एक नया अनुच्छेद बनाया गया था, अनुच्छेद 300 क, और इसमें यह एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? कनाडा, रूस, ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो मूल अधिकार हैं वह अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? सॉरी, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, विदेश जाने का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए, अगर हम भारत के भीतर, भारत का जो क्षेत्र है, भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके भीतर कहीं भी आवागमन करते हैं तो इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 19 है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हम भारत के भीतर कहीं भी आवागमन करते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर भारत के बाहर हम जाते हैं तो इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार लागू होता है वो किस अनुसार लागू होता है? अनुच्छेद 21 लागू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। अनुच्छेद 41 कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनवांछित दशा उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 43 का कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करता है, और 43 का सहकारी समितियों की अभिवृद्धि की बात करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 का। इसमें क्या कहा गया? इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा, इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, और इसे जोड़ा कब गया था? अनुच्छेद 43 का या अनुच्छेद 43 ए, इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सॉरी, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सा भी विकल्प गलत नहीं है। ठीक है, भाग 4 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया, आयरलैंड से लिया गया है, और इसका मतलब क्या है? नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 ए में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों,
संस्थाओं और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है। 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स, औषधि प्रयोजनों से भिन्न जो उपयोग है इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं के संरक्षण की बात जो की गई है वह किस में की गई है? यह जो है 49 में किया गया है। ठीक है, 48 में क्या है? 48 में जो है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के और राष्ट्रीय महत्व हो गया और जो स्मारक हो गए इनकी रक्षा की बात की गई है, इनकी अभिवृद्धि की बात की गई है, संरक्षण की बात की गई है 49 में, और जो वन्य जीव हैं पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है 48A में। ठीक है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? 25, 42, 44 या फिर 91? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिन्हें 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और वो कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा। अनुच्छेद 39A, यहाँ पे देखिए स्मॉल ए है, स्मॉल ए में कुछ और प्रावधान है और कैपिटल ए में कुछ और है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 स्मॉल ए और 43A और 48A, इन तीनों अनुच्छेदों को आपके 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया जा सकता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 या फिर 6 महीने? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने तक इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है। ठीक है और देखिए इसकी अगर हम बात करें निवारक निरोध में जो व्यक्तियों को या फिर किसी को बंदी बनाया जाता है, यह किसी को मतलब अपराध करने के बाद नहीं, अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, अपराध मतलब अगर ये आभास हो जाए कि कैसी भी खुफिया जानकारी से या फिर किसी भी माध्यम से पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है यह सामाजिक उपद्रव शुरू करने वाला है या फिर सामाजिक सौहार्द खराब करने वाला है। ठीक है, या फिर से ऐसा लग जाए कि यह जो है कहीं पे बम विस्फोट जा करके कर देगा। ठीक है, ये किया नहीं है, ऐसी आशंका है कि ये कर देगा, तो करने से पहले ही इसको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यही जो है निवारक निरोध कराता है। और इसके पीछे इसे भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसे 24 घंटे के अंदर जो है जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके सम्मुख इसे पेश करना होगा। और अगर निवारक निरोध में बंदी जो इसे बनाया गया है, यह अगर माना जैसा लगता है कि हाँ इसे जो बंदी बनाया गया है, इसका जो बंदी बनाए जाने के जो रीज़न है वह वैलिड हैं, तो इसे अधिकतम 3 महीने तक जो है निवारक निरोध में बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक बदलाव ये किया गया था कि यह जो 3 महीने तक अधिकतम इसे बंदी बनाए जाने की बात की गई थी, इसको कम करके 2 महीने कर दिया गया था। तो वर्तमान समय में 2 माह याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमजोर EWS के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 103वें संविधान संशोधन द्वारा। और यह कब किया गया था? 2019 में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का जो विवरण है संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 9, 10, 11 या फिर 12? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 11 में। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों का जो विवरण है भाग 11 में दिया गया। ठीक, और अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। बाकी अगर प्रशासनिक संबंध की बात करें अनुच्छेद 256 से 63 तक मिलता है। प्रशासनिक संबंध का जो उल्लेख है 268 से 293 तक मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। और वर्तमान समय में शिक्षा पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के माध्यम से, दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का जो अधिकार है किसे दिया गया है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्य की सहमति से राष्ट्रपति? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरे भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 245 से 255 में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी सही है। केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति?
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका गठन किया जाता है। और इसका जो उल्लेख किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का, वो अनुच्छेद 263 में किया गया है। 263 में, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का जो निर्धारण है किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, आरबीआई या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय? वित्त आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। आनंदपुर शाही प्रस्ताव का संबंध किससे है? वित्त मामला, न्यायिक व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध या फिर पंचायती राज? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है जो आपका आनंदपुर शाही प्रस्ताव। ठीक है, और पंजाब सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, और गठन कब हुआ था? 1973 में, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन कौन करता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, संबंधित राज्य विधानमंडल, आपसी सहमति से संसद या फिर राज्यपाल? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे भारतीय क्षेत्र के अंदर विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों पर, विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिकों की संपत्ति पर, या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? एमसीसी तलवाड़, मोरारजी देसाई, मदन मोहन पुच्छी या फिर आरएसएस सरकारिया? प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, और कब किया गया था? 1966 में। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो यह गारंटी किस पर भारित होगा? राज्य की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर, आरबीआई पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्र की संचित निधि पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के बीच केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 256 से 263 में प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया, भाग 11 में है। ठीक है, भाग 11, अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 80, 84, 1992 या फिर 1996? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में। 1992 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है? आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, यह वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा पूरी करनी होगी? कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो उसे, कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 8% मत मिले, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा उसे प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और जो कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% मत हासिल किया हो, या फिर कोई दल यदि 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो, या फिर लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों, या फिर किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो यह अगर पूरा होता है क्राइटेरिया तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। देश में जो 2019 में चुनाव हुआ था वह चुनाव कितने नंबर का था? देखिए, 19 का जो चुनाव था वह आपका 17वें नंबर का था। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, यह बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गलत है, बाकी दूसरा सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, न कि मनोनीत। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राज्यपाल की नियुक्ति नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है यह कोलेजियम प्रणाली द्वारा होती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 217 राज्यपाल का अभिभाषण और 174 विधानसभा का विघटन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अभिभाषण नहीं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख तीसरे अनुसूची में है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो उल्लेख है कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वह मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह विधानसभा के सत्र को आहूत व अवसान करता है। वह अध्यादेश जारी करने की अधिकारिता रखता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यपाल के बारे में जो तीनों कथन है वो सही हो जाएंगे। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारिता रखता है? 1/4, 1/5, 1/6 या फिर 1/12? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति रखता है। ऑप्शन सी सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ये तो आप सभी लोगों को रटा होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? 52 भारत का राष्ट्रपति। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की उपबंधों की बात की गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति की जो पदावधि की बात की गई है वह किस में की गई है? यह की गई है अनुच्छेद जो 55 है इसमें किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? राज्य की विधानसभा के सभी सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, बस निर्वाचित सदस्य होंगे। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य, इसमें देखिए ये दोनों गलत है। इसका अगर देखा जाए तो इसमें जो सही होगा वो केवल सी सही होगा। ठीक है, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। बाकी लोकसभा या राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बस सही होगा। ठीक है, आंसर गलत दिया इसका। राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? माता पिता अथवा अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। देश की रक्षा करो और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहें। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? मतलब कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माता पिता तथा अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यह गलत है। ठीक है, इसमें देखिए जो इसमें है माता पिता अथवा अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, न कि 8 से 14। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अर्ह होगा अगर वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ का पद धारण न करता हो। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूसरा गलत है। ठीक है, इसकी आयु जो है वह कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा गलत है। राज्यपाल से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लिया जाता है वह अपने पद पर कार्य करता है। राज्यपाल का कार्यालय पूर्ण होने पर वह पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, यह गलत है। ठीक है, वह एक से अधिक बार राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है यदि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष या फिर आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा।
निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक या फिर राजभाषा आयोग का अध्यक्ष। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित नहीं है? इसके तहत भारत का शासन व्यवस्था पर महारानी का नियंत्रण हो गया। इसने भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसने भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया, या गलत है। ठीक है, इसके द्वारा जो भारत शासन अधिनियम 1858 था, इसके द्वारा एक नए पद का सृजन किया गया भारत सचिव, न कि इसको समाप्त किया गया। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की जो अवधारणा है किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो क्राइटेरिया कह सकते हैं कि जो विशेषता है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हुए थे? इस समय संविधान में जो अनुच्छेद थे वह 16 थे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद प्रभावी हुए थे। ठीक, और 5, 6, 7 कौन कौन जो अनुच्छेद थे याद रखिएगा। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 393, 94 यह जो है संविधान लागू हुए थे। ठीक है, उस समय। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के बारे में देखिए। इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था की प्रारंभ की गई। 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त नहीं बल्कि शुरू किया गया। ठीक है, शुरू किया गया। और प्रांतों में इसका प्रारंभ नहीं, प्रांतों में समाप्त किया गया, यहाँ पे शुरू किया गया। और 11 राज्यों में नहीं बल्कि 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? एन गोपालस्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर या फिर के एम मुंशी? कौन जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया, मतलब कार्यों को अलग कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, देखिए 1800 अगर हम बात करें 1833 के चार्टर एक्ट की, तो यह जो है इसके माध्यम से जो बदलाव किए गए थे, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से कराने की बात की गई थी। और कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, एक सेकेंड। कंपनी के जो वाणिज्यिक और व्यापारिक कार्य हैं इनको जो अलग किया गया था वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है ये हो जाएगा। संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? प्रांतीय संविधान समिति JB कृपलानी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद और सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति S वरदाचारी? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतीय संविधान समिति JB कृपलानी गलत है। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, ऑप्शन ए इसका गलत है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन था कि उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? यह किसने कहा था? यह कथन जो है सुभाष कश्यप का है। ठीक है, सुभाष कश्यप का, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवादी का नाम दिया गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हितैषी निरंकुशवादी कहा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784,
चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1853? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिक के समय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, संविधान की प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। प्रस्तावना गैर न्यायिक अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है? संवैधानिक स्वच्छता का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है? आपातकाल का प्रावधान, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवा या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। यह जो है एकात्मक व्यवस्था के विरुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? कौन नहीं लिया गया? इसका सही आंसर जो है क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इसमें से कोई भी अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित तो होंगी। ठीक है, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो लिया गया है जापान से। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखिए, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं हो सकता है। प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार संशोधित किया गया है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इस क्या पूछा है? गलत पूछा है। ठीक है, तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है, ये बात भी सही है। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा डी, न तो पहला न तो दूसरा, कोई सा भी विकल्प इसमें से गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसकी स्थापना या फिर उन्मूलन का जो अधिकार है अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्य की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी। और इसका 1/12 सदस्यों का जो चुनाव है कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा क्यों गलत है? देखिए इसमें 2/3 नहीं है। ठीक है, यह 1/3 से अधिक नहीं होगा, परंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगा। ठीक है, यह 1/3 न कि 2/3। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है, विशेषाधिकार प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास और निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो पहला दूसरा सही है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा? इसका उल्लेख किया गया है, यह किया गया अनुच्छेद 74 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री के संबंध में देखिए कौन सा विकल्प सही है? प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह बहुमत दल का नेता होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के बारे में सभी विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है? 1/10, 1/5, 1/4 या फिर 1/3? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/4। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद का प्रावधान है? 163, 165, 167 या फिर 169? इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के महाधिवक्ता का जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 165 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
कौन सा विकल्प सही नहीं है यह बताना है, ठीक है। यह भारत के सभी राज्यों में है। इसके सभापति का चुनाव राज्यपाल द्वारा होता है। विधान परिषद में चुने जाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सभी विकल्प राज्य विधान परिषद, ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। राज्य विधान परिषद की अगर हम बात करें तो देखिए वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है ठीक है। तो इसमें यह भारत के सभी राज्यों में है, यह आपका गलत हो जाता है, ठीक है। और विधान परिषद के सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो राज्यपाल नहीं बल्कि विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और इनकी जो आयु है 35 नहीं बल्कि 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल नहीं बल्कि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। तो चारों विकल्प विधान परिषद के बारे में गलत हो जाएंगे, ठीक है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की जो राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय सीमा है वो कितने महीने की है? 1 महीना, 2, 3 या फिर 4? अधिकतम जो है यह 4 महीने तक अपने पास रोक सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 108 में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता। यह जो है संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, यह जो है संसद सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाला विशेषाधिकार है, न कि सामूहिक विशेषाधिकार, ठीक है। यह व्यक्तिगत अधिकार है, तो पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है? बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र या फिर शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र नहीं होता है संसद का? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है कोई, ठीक है। और अनुच्छेद 85 जो है इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है जिसके अंतर्गत यह संसद सत्र को बुलाता है, ठीक है। संसद सत्र को बुलाता है या फिर उसका सत्रावसान करता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 3, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है, यह गलत है, ठीक है। और तीसरे में क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से नहीं संसद के प्रति, गलत है, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह तब तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और जो उत्तरदायी की बात किया गया है, ये जो उत्तरदायी होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो न कि संसद के प्रति, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला तीसरा गलत है, बाकी दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर प्रशासक। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन या उसके गठन की जो शक्ति दी गई है वह संसद को दी गई है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से होते हैं। वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है। वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, यह सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल होता है, और राज्यपाल के नाम से किसी भी राज्य की जो सभी कार्यकारी कार्य हैं वो किए जाते हैं। और राज्य की जो कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं वह राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जिन राज्यों में विधान परिषद है उस सदन में मतलब विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है, और मंत्रियों का जो चयन है मुख्यमंत्री अपने विवेक से करता है, ठीक है। तो यह मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा गया है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दें, कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाए, वह अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करें। निर्देश जो जिसे विहिप कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी कार्यों को करने के बाद जो है अगर ऐसा कार्य कोई किया जाता है तो उनकी जो सदस्यता है वह क्या हो जाएगी, अयोग्य घोषित हो जाएंगे सदस्यता से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाए जाने वाला जो प्रस्ताव है कौन सा है? कटौती प्रस्ताव, विशेष अधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इस प्रस्ताव को कहा जाता है कटौती प्रस्ताव। देखिए कोई संसद सदस्य कटौती प्रस्ताव ला करके वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, और यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए अगर, तो वाद विवाद को रोक करके मतदान की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और जो कटौती प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो वह मुख्य रूप से 4 प्रकार की कटौती प्रस्ताव होती है। एक साधारण कटौती होती है, घटक में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कटौती प्रस्ताव जो है 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा है वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में आवंटित सीट हैं और राजस्थान में 25, पंजाब में 12, गोवा में 2, बिहार में 40। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पंजाब में जो लोकसभा में सीट का आवंटन किया गया वो 12 नहीं बल्कि 13 है। ठीक है, तो भी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।